हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने कराघात करापात के बारे में बहुत डिटेल में समझा था और समझा था कि कर अगर टैक्स जो है वो अगर लगता है कंज्यूमर पे लगे या प्रोड्यूसर पे लगे, दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में कर के भार को उपभोक्ता और उत्पादक आपस में बांट लेते हैं। यानी कि उपभोक्ता और उत्पादक सामान्यतः यह देखा गया है कि करों के भार को आपस में बांट लेते हैं, लेकिन कितना भाग उपभोक्ता बियर करेगा, कितना भाग उत्पादक पर पड़ेगा, ये डिपेंड करता है मांग और पूर्ति की लोच पर। तो इस वाली वीडियो में तो हम आपको मांग की लोच के बारे में बता रहे हैं, अगली वीडियो में हम आपको पूर्ति की लोच का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। इनकी पूर्ति की लोच किस तरीके से निर्धारित करती है कि कर का बंटवारा किस तरीके से होगा, उसके बारे में बताएंगे। हालांकि वो वीडियो जो है वो प्राइवेट वीडियो रहेगी, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिलेगी और वहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, DSSB और भी तमाम तरीके के यूपीएससी और भी तमाम तरीके के कोर्सेज आपको मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकल तरीके से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमने वर्ड लिखा हुआ है, उसका पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं कि मांग की लोच जितनी अधिक होगी कर का उतना ही अधिक भार उत्पादक पर पड़ेगा और मांग की लोच जितनी कम होगी कर का उतना ही अधिक भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। ये उत्पादक नहीं उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता पर पड़ेगा। यानी कि अगर मांग की लोच अधिक होगी, ठीक है, तो उत्पादक सहन करेगा और मांग की लोच कम होगी तो उपभोक्ता सहन करेगा। इसी बात को, इसी कंसेप्ट को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। इसके अलावा जो हमने इंग्लिश मीडियम में इसकी वीडियो बनाई हुई है उसमें हमने डेड वेट लॉस का जो कंसेप्ट है, महाभार की हानि, उसको अलग से समझाया हुआ है। इस वाली वीडियो में हम उस कंसेप्ट को भी इसी वीडियो में जोड़ देंगे, तो दोनों कंसेप्ट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी है जो अभी हम बात कर रहे हैं मांग की, तो पूर्ति को हम सिंपल ले लेते हैं बच्चों। दोनों ही कंडीशन में पूर्ति हमारी इस तरीके से है, बल्कि चारों ही कंडीशन में, हम 4 डायग्राम बना रहे हैं चारों ही कंडीशन में। इसका मतलब हम पूर्ति को ध्यान नहीं दे रहे, हमारा सारा फोकस मांग पर रहेगा, इसीलिए अपने पूर्ति को सभी में बराबर बराबर मान लिया है। पहले केस में अधिक लोचदार मांग है। अधिक लोचदार मांग का मतलब इस तरीके की मांग है, मैं इसी डायग्राम से बना लेते हैं। इस तरीके की मांग है अधिक लोचदार मांग, ठीक है जी। दूसरे केस में कम लोचदार मांग है, यानी कि मांग इस तरीके की है, तो ये अधिक लोचदार हो गई, ये कम लोचदार हो गई। तीसरे केस में हम कह रहे हैं पूर्णतः लोचदार मांग। अब पूर्णतः लोचदार मांग तो इस तरीके की होती है बच्चों, ये हमारी है मांग, और इस केस में इस तरीके की मांग है पूर्णतः, यानी कि 4 केस हमने ले लिए मांग के। और हम देखते हैं कि इन चारों केसेस में कर का बंटवारा किस तरीके से उपभोक्ता और उत्पादक पर पड़ेगा। तो यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पहले ई पॉइंट हम ले लेते हैं। ये क्वांटिटी है, इसे क्यू बोल देते हैं, Q0 बोल दो आप चाहो तो, इसे P0 बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। इस स्थिति में हम मान लेते हैं कि ये हमारा है उपभोक्ता की बचत। अगर हम क्योंकि हमने बताया ना आपको डेड वेट लॉस का भी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, और ये हमारा है उत्पादक की बचत, ठीक है, तो ये हमारी कुल बचत भी है। तो देखिए इस स्थिति में मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर कर लगता है, टैक्स लगता है, तो टैक्स हम मान के चल रहे हैं उत्पादक पे लगेगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि टैक्स लगने से उत्पादक, क्योंकि टैक्स लग रहा है इसलिए पूर्ति वक्र लेफ्टवर्ड खिसक जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी। इसका मतलब ये जो है ना पॉइंट A से लेके B तक ये टैक्स अमाउंट है, यानी कि तो ये जो टैक्स अमाउंट है इसमें से जो AEC है, यानी कि जो कुल कर है, कुल कर ये है AB के बराबर। इसमें से उपभोक्ता बियर कितना करेगा, उत्पादक कितना बियर करेगा, वो भी हम देखते हैं। जो उत्पादक है वो बियर करेगा AB के बराबर, उत्पादक बियर करेगा CB के बराबर, जो कीमत नहीं बढ़ी है, C और B के बराबर, और ये उसका कुल हिस्सा है जिसे वो बियर कर रहा है। मैं इसको रेड ब्लू से कर देता हूं, यानी कि ये सारा का सारा जो भार है
प्रति इकाई भार तो हो गया सीबी, ये बियर करेगा उत्पादक, और कुल भार ये वाला है, इसको वहन करेगा उत्पादक। वही बात बच्चों अगर उपभोक्ता की करें तो उपभोक्ता जो बियर करेगा वो ये वाला हिस्सा बियर करेगा, ये वाला हिस्सा, यानी कि उत्पादक बियर करेगा एसी के बराबर। तो इससे पता चलता है बच्चों कि जो उपभोक्ता है वो कर का कम भार सहन करेगा और उत्पादक जो है वो कर का अधिक भार सहन करेगा। और ये जो हिस्सा है ना बच्चों, ए बी और ई, ये कहलाती है महाभार की हानि, यानी कि अधिकतर जो हानि है वो अधिक होगी, महाभार की हानि, यानी कि इस स्थिति में अधिक महाभार की हानि होगी। तो बच्चों सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो अगर वस्तु पर कर लगता है, और अब ये मान के चल रहे हैं उत्पादक पे कर लगता है, तो वस्तु का जो पूर्ति वक्र है वो आपका खिसक जाएगा बाईं ओर, और इस स्थिति में हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा जो कि हमारा ए है। और इस स्थिति में कीमत जो है वो एसी बढ़ गई है, यानी कि ये जो एसी है ये उत्पादक बियर करेगा, और जो सीबी है, क्योंकि कुल कर तो ए बी के बराबर है और कीमत एसी के बराबर बढ़ी है, तो एसी जो है वो उपभोक्ता बियर कर लेगा और सीबी जो है वो उत्पादक बियर करेगा। और अल्टीमेटली इस स्थिति में कर का जो अधिकांश भाग है वो उत्पादक सहन कर रहा है। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे केस की। हम बहुत सिंपल तरीके से समझाने की बच्चों आपको कोशिश करते रहेंगे। अब मान लीजिए कि एक टैक्स लगता है, टैक्स लगने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि जो सप्लाई है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। इस स्थिति में देखिए ये टैक्स है ए से लेके और बी तक, लेकिन उपभोक्ता पे देखिए ज़्यादा भार पड़ रहा है, उत्पादक पे कम भार पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो भार है ये वाला, ये उपभोक्ता बियर करेगा, ये है उत्पादक, यानी कि उत्पादक जो है वो कम बियर कर रहा है, जबकि उपभोक्ता जो है वो अधिक भार सहन कर रहा है। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि कुल कर जो है वो ए बी के बराबर है, जिसमें से एसी जो है वो उपभोक्ता सहेगा और जो सीबी है वो उत्पादक रहेगा। अधिक जो भार है वो उपभोक्ता पर पड़ेगा। यानी कि हम सिंपल, और हाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये रेड वाला, मैं रेड से कर देता हूं, ये डेड वेट लॉस है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब इसकी स्थिति में जो 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 आप कह सकते हो महाभार की हानि है, जो महाभार डेड वेट लॉस है, वो है ए बी ई, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये कम है। यानी कि महाभार की हानि डेड वेट लॉस जब मांग लोचदार है उस स्थिति में ज़्यादा होगी, और जब मांग बेलोचदार है उस स्थिति में कम होगी। लेकिन बेसिक कंसेप्ट बच्चों आपको समझना है कि जब कर लगता है तो कर लगने से पूर्ति वक्र ऊपर चला गया, लेकिन अगर मांग वक्र लोचदार है तो कर का अधिकांश भाग उत्पादक पर पड़ेगा, और अगर मांग बेलोचदार है तो कर का अधिकतम भाग उत्पादक पर पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए मांग बेलोचदार का क्या मतलब है, मांग बेलोचदार है तो कैसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है बच्चों? जैसे मान लो दूध हो गया, सब्जी हो गई, ठीक है। ऐसी स्थिति जो है अनिवार्य वस्तुएं, अगर उन पे टैक्स लगता है तो कौन की बेयर करेगा? जो उत्पादक है वो उपभोक्ता को डालने में सफल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पिकनिक है, ठीक है, उस पे टैक्स लगता है, या मान लीजिए टीवी पे टैक्स लगता है, कोई बड़ा टीवी है, 90 इंच का टीवी, 70 इंच का टीवी पे टैक्स लगता है, तो इस स्थिति कर का अधिकांश भाग उत्पादक अपनी जेब से पे करेगा और उपभोक्ता पे थोड़ा सा भाग ही डालेगा। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट जो मुझे आपको समझाना था। इसके अलावा अगर पूर्णता लोचदार मांग है, देखिए पूर्णता लोचदार मांग, हाँ यही मांग है, ठीक है। इस स्थिति में देखिए ये हमारी है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्थिति मान लीजिए हमारी है प्राइस की, क्वांटिटी की, ये प्राइस है। तो अगर टैक्स लगता है, मान लीजिए टैक्स लग गया, तो टैक्स क्या है, पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ चला जाएगा, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि टैक्स अमाउंट ये है, ये टैक्स का अमाउंट है, जिसको अगर हम ई कहें
इसको ए कहें। तो इस स्थिति में जो कर की राशि है वो ए ई के बराबर है, ये ए ई के बराबर है, ठीक है बच्चों, ए ई के बराबर है। लेकिन कीमत में जो वृद्धि हुई है, कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि कीमत अब इस पॉइंट पर आप आ गए इक्विलिब्रियम, ई की जगह E1 हो गया, तो कीमत में तो कोई वृद्धि हुई नहीं है, सिर्फ आपकी क्वांटिटी जो है वो घट गई है। तो ये डायग्राम हमें बता रहा है कि कर का संपूर्ण भार, कर का संपूर्ण भार उत्पादक सहन कर रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से वो कीमतों में वृद्धि नहीं कर पा रहा है, इसलिए कर का संपूर्ण भार जो है वो उत्पादक अपनी जेब से भर रहा है, उत्पादक पे नहीं डाल रहा है। तो ये तो हमने यहां पे भी लिख दिया था, 2 बार हम नहीं लिख रहे, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। अगर पूर्णतः लोचदार बेलोचदार मांग है तो कर का संपूर्ण भार जो है वो उपभोक्ता पर पड़ेगा। देखिए किस तरीके से उपभोक्ता पे पड़ेगा। अगर पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ चला जाए बच्चों, तो ये जो ए से बी पर आ गया, यानी कि कीमत में जो वृद्धि हुई है और कर में जो वृद्धि, कर का जो भार है वो दोनों ही ए बी के बराबर है, यानी कि सारा का सारा कर का भार जो है वो उपभोक्ता पे ही पड़ेगा, उत्पादक उसका कोई भी हिस्सा सहन नहीं करेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि जो मांग की लोच है वो कर के भार को प्रभावित करती है। तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने। नंबर 1, अगर आपकी देखिए बात आपको ये याद रखनी है कि मांग की लोच जितनी अधिक होगी, कर का उतना ही अधिक भाग उत्पादक पर पड़ेगा। बस आपको ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो इसका मतलब अगर पूर्णतः बेलोचदार मांग है तो संपूर्ण हिस्सा जो है वो उपभोक्ता सहेगा, अगर पूर्णतः लोचदार है तो संपूर्ण हिस्सा उत्पादक सहेगा, अगर अधिक लोचदार है तो उत्पादक अधिक सहेगा, उपभोक्ता कम सहेगा, और कम लोचदार है तो उपभोक्ता अधिक सहेगा, उत्पादक कम सहेगा। इस तरीके से बच्चों कंसेप्ट पूरा होता है। अगर आप डेड वेट लॉस की बात करोगे तो जब मांग लोचदार होगी, ठीक है, जब मांग लोचदार होगी तो डेड वेट लॉस अधिक होगा, और जब मांग बेलोचदार होगी तो डेड वेट लॉस कम होगा। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट जो मुझे आपको समझाना था। इसके अलावा हम एक और टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको पूर्ति की लोच का किस तरीके से डिटरमाइन करती है करों के भार को, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।